चलिए दोस्तों, तो ये ब्रह्मास्त्र में आप देख रहे हैं, ये हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम सिर्फ कुछ ये जो फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहे हैं उसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। आप सारी चीजें जो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पे मिल सकती हैं। कोई एग्जाम्पल एडिशनली नोट करने होंगे तो वो अपन कॉपी में साथ साथ में नोट करते जाएंगे। पहली चीज मैंने बोली, इंडेस की स्पेशलिटी है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हर जगह इंडेस का एक बेसिक सिद्धांत काम आता है और वो ये कि आप अल्टीमेटली देखो कि सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ना कि लीगल फॉर्म में क्या हो रहा है। उदाहरण के तौर पे आज समझिए, फॉर एग्जांपल आई एम अ कार मैन्युफैक्चरर और मैंने एक कार अपने डीलर को सेल कर दी जिसने शोरूम खोल रखा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल शेवरोले कंपनी हैज सोल्ड कार्स टू इट्स डीलर एंड द डीलर इज रीसेलिंग इट टू कंज्यूमर्स। डीलर के साथ मेरा अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि जो गाड़ियां मैंने उसे बेची है, 3 महीने में अगर वो आगे कंज्यूमर को नहीं बेच पाता है तो वो गाड़ियां मुझे रिटर्न कर सकता है और मैं फिर उसे किसी दूसरे डीलर को रीसेल कर दूंगा। सेल का बिल कब फाड़ा जाएगा? जिस दिन मैंने डीलर को गाड़ी सेल करी। और 3 महीने बाद क्या बुक होगी? सेल्स रिटर्न, अगर वो गाड़ी आगे नहीं बिकी तो। लीगल फॉर्म में आई एम सेलिंग द कार टू द डीलर। बट आप मुझे बताइए दोस्तों, सब्सटेंस में जो आपका ये डीलर है, डू यू थिंक ही इज रियली अ डीलर जिसे आप सेल करके निश्चिंत होके आराम से बैठ गए कि माल बिक गया? या आपका टेंशन तब तक बरकरार है जब तक वो डीलर गाड़ी आगे नहीं बेच देता? और अगर ऐसा है तो वो सिर्फ नाम का आपका डीलर है, सब्सटेंस में देखा जाए तो वो एक्चुअल में आपका एक कंसाइनी एजेंट है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस कंसाइनी एजेंट को जब आप माल दे रहे हो सकता है आपको पैसे एडवांस में देता हो और जब रिटर्न करता हो तो आप उसे लौटा देते हो सकता है आप जीएसटी का एक बिल फाड़ते हो। बट रियल सेंस में आपके रिस्क तब खत्म होते हैं जब एक्चुअल में वो आपकी गाड़ियां कस्टमर को बेच देता है। तो अगर आप इंडेस 115 जो रेवेन्यू विद कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स की बात करता है, जहां पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात होगी, पढ़ेंगे तो वो स्टैंडर्ड कहेगा कि भैया हमें इससे मतलब नहीं है कि कार आपने डीलर को बेची है या एजेंट को, हमें इससे मतलब है कि क्या आपके एएस में पढ़ते थे रिस्क और रिवॉर्ड, यहाँ बोलते हैं कंट्रोल, कि आपका रिस्क खत्म हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपका रिस्क अभी भी बरकरार है कि गुड्स रिटर्न हो सकते हैं और आपको लेना पड़ेंगे और पैसे लौटाना पड़ेंगे, तो फिर बेहतर है कि आप तब तक सेल बुक ना करो जब तक एक्चुअल में ये कार डीलर कस्टमर को बेचना दे, जैसा नॉर्मली एक कंसाइनमेंट एजेंट के केस में होता है। मतलब समझ पा रहे आप? The standard is principally saying that across all the standard, what is most important is the substance of the transaction, ना कि उसको कैसे प्रिपेयर किया गया। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, ट्रांजैक्शन को लीगल फॉर्म में आप कुछ इस तरह से बना देते हो जिससे कि आप एक मैनिपुलेटिव अकाउंटिंग अचीव कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? मैं आपको एक फेयर प्रेजेंटेशन का ही डिस्कशन चल रहा है, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ, आप मुझे इसकी अकाउंटिंग थोड़ी सी प्रिस्क्राइब करिएगा क्या होना चाहिए। सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, अपना आज का उद्देश्य ये है। मैंने लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 5% डिबेंचर्स इशू किए ऑफ 1 करोड़ फेस वैल्यू एट 10% डिस्काउंट। और सर डिस्काउंट पे इशू थोड़ी ना हो सकता है भाई, शेयर नहीं हो सकते, डिबेंचर हो सकते हैं। डिबेंचर 99% डिस्काउंट पे भी हो सकता है। तो मैंने 10% डिस्काउंट पे इशू किया एंड दीज आर redeemable after 10 years. Company has security premium account balance of 10 lakhs. How much expense should be debited to profit and loss account
एवरी ईयर। आप अज्यूम करिए कि इंटरेस्ट इज पेबल इन अरियर्स। जब भी मैं अरियर्स लिखूं इसका मतलब होता है एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली इन अरियर्स। अरियर्स अगर एनुअली है तो एंड ऑफ द ईयर। अरियर मतलब एंड ऑफ द पीरियड। ऐसा आप लोग अगर बचाना चाहें तो चैट में बताएं कि what is the amount of expense do you think would be justified in this case? This is a 10% or I should rather say 5% debenture issued at a 10% discount of face value 100 lakhs. Security premium balance available is 10 lakhs. P&L में खर्चा हर साल कितना बुक होएगा? ऑप्शन 1 है कि भाई सीधी सी बात है 1 करोड़ का डिबेंचर है और उस पर 5 लाख रुपए 5% से ब्याज देना है, तो सिंपल 5 लाख पर एनम इंटरेस्ट का। दूसरा लॉजिक है नहीं सर 10 लाख का अपन ने डिस्काउंट दिया, 10 साल में हर साल 1-1 लाख होना चाहिए, तो लेट्स से 6 लाख पर एनम टू P&L। तीसरा लॉजिक है 5 लाख पर एनम ही होना चाहिए P&L में और 10 लाख विल बी offsetted with the security premium balance. I should say if 10 lakh is offsetted with security premium balance. Let me share this as a poll. Somebody says 1 plus 5 lakh होना चाहिए. I have shared a poll so that it is easy for you. इतनी मेहनत सुबह सुबह कहाँ करेंगे आप लोग, तो it's better कि आप क्लिक करके बताइए. This is basically what the question is. बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि ये जो मैंने आपके सामने केस रखा है ये रियल लाइफ का केस है। ऐसा धीरू भाई ने किया था लंदन जाकर। पहले देखते हैं बच्चे क्या जवाब देना चाहते हैं इसके अंदर। आई होप द पोल्स आर एक्सेसिबल टू यू। आप जब भी देखेंगे इसमें तो पोल जब भी आएंगी आपको क्लिक करने पे दिखेगी। आप क्लिक करोगे तो पोल आपके सामने ओपन हो जाएगी और फिर वहां पे आप किसी भी प्रकार के इनमें से कोई आंसर दे सकते हैं। दिस इज जस्ट अ पोल, नॉट अ करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर। अगर आप देखो तो यहाँ पे वी आर गेटिंग वेरिड आंसर्स एंड इधर पीपल आर सेइंग यही 6 लाख पूरा होना चाहिए, या फिर अगर हम 10 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से ऑफसेट कर सके हैं, क्योंकि सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज टू ऑफसेट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हालांकि उसमें कुछ कंडीशंस ऐड हो गई हैं, बट ऐसा पहले तो अलाउड हुआ करता था। तो मैं ये कहूंगा कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से ऑफसेट कर दिया, बचा मेरा कितना, सिर्फ ब्याज हर साल का जो देना है वो P&L में जाएगा। अगर प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई बैलेंस नहीं होता मेरे पास पहले से, तो डेफिनेटली ये 10 लाख भी मैं 10 साल में शायद स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 1-1 लाख करके P&L में चार्ज करता। अभी सही बताओ यहाँ पे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अगर आप सोच सकते हो और चार्ट में लिख सकते हो तो लिखते जाना। डेफिनेटली मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। कोई बता सकता है डिस्काउंट पे डिबेंचर क्यों इशू किया जाता है? Why do we issue debentures at discount? Anybody? Window users में कुछ issue आ रहा है is what I am being told. Some students are facing issue here. Okay. चलिए सूचना मेरे पास आ चुकी है। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग एंड दिस व्हाट आई एम डूइंग इज आई रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर लेक्चर आल्सो। ऐसा आना नहीं चाहिए, पहला दिन है तो हो सकता है थोड़ा सा कोई इशू हो, बट एज सुन एज यू आर एबल टू काइंड ऑफ लॉग इन टू प्लीज लेट मी नो। अदरवाइज आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, लेक्चर खत्म होते से ही मैं इसे अपडेट कर दूंगा, आपको ऐप पे दिख जाएगा। टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, टू अट्रैक्ट पब्लिक, ये बेसिकली आप देखो इस तरह के जवाब आ रहे हैं हमारे पास। अब एक चीज समझना दोस्तों, ऐसा नहीं, लोगों को अट्रैक्ट करना बिल्कुल सही जवाब है, पर अगर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है तो आप उसके लिए ब्याज ज्यादा दे दो। तो सही है ये कहना कि टू अट्रैक्ट पीपल, बट टू अट्रैक्ट बाय गिविंग देम अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इस बात से खुश हूं कि किसी ने ये नहीं कहा कि कंपनी की गुडविल खराब है इसलिए वो डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। आप सोचो आपकी गुडविल खराब है और आप बैंक के पास जाओगे तो आप क्या बोलोगे बैंक को कि यार हमारी गुडविल खराब है तो एक काम करो 100 की बजाय 90 ही दे दो। नहीं, बैंक बोलेगी आपको लोन तो
90 का ही देंगे या 100 का देंगे, पर मार्केट में दूसरों से हम 5% ब्याज लेते हैं, आपसे 6 लेंगे। यानी बेसिक फंडा ये है दोस्तों कि अल्टीमेटली कोई भी लोन देता या लेता है तो सारा खेल ब्याज का होता है। अभी मार्केट में 6% ब्याज चल रहा है, इसलिए अगर आपकी कंपनी की भी गुडविल जैसी दूसरों की है वैसी है तो आपको भी 6% ऑफर करना पड़ेगा, पर आप तो 5% ऑफर कर रहे हो, तो कौन आपका डिवेंचर खरीदेगा? तो आपने क्या किया, कंपनसेट कर दिया 10% डिस्काउंट के जरिए। लोगों को क्या लगा कि यार देखो मुझे 5% ब्याज मिल रहा है और 10% अपफ्रंट डिस्काउंट मिल रहा है, 10 साल बाद डिवेंचर रिडीम होगा, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो एवरेज करूं तो 1% साल का हो गया। हालांकि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालूंगा तो थोड़ा अलग आएगा 6 से, बट मोर और लेस अभी लेमन में बात करूं मैं तो लेमन टर्म्स के हिसाब से यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसको 6% का रिटर्न एवरेज देखा जाए तो मिल रहा है, इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कंपनीज एक्ट के सेक्शन 52 में ये प्रोविजन दिया गया था कि आप इसे वहां से सेट ऑफ कर सकते हो। अब अगर आपने इस प्रोविजन को यूज किया तो देखो क्या हुआ दोस्तों, आपने 10 लाख का खर्चा 10 सालों में 1-1 लाख करके जो पीआरएल में डेबिट होना था वो पीएनएल में डालने से बचा लिया। एक बेसिक सा सवाल पूछता हूं आपसे, एक कंपनी क्या चाहती है आज के जमाने में, बड़ी कंपनी क्या चाहती है? क्या वो चाहती है कि उसके प्रॉफिट कम से कम दिखे और टैक्स बचे, या वो चाहती है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा दिखे फिर भी टैक्स बचे? डेफिनेटली कंपनी चाहती है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा दिखे। क्या किया धीरू भाई ने? सुनो, धीरू भाई लंदन गए और लंदन में उन्होंने जाके लोगों को कहा सुनो सुनो सुनो, बेहतरीन स्कीम, आज 1 रुपया लगाइए 100 साल में 100 गुना पाइए। अभी वहां पे बहुत ज्यादा लोग ऐसी मेहनत पढ़ाई करते नहीं है, तो उन्होंने बोला वाह 100 साल में 100 गुना यानी डबल हो रहा है हर साल। हालांकि ऐसा नहीं है, बट नेवरदलेस स्कीम लोगों ने बोला हमें दो हमें दो हमें दो, एकदम ऐसे, और इशू एकदम फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। 100 रुपए का डिवेंचर धीरू भाई इशू करके आए 0% डिस्काउंट पे, जिसे आज की तारीख में डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहा जाता है, सॉरी 0% इंटरेस्ट पे, और 99% डिस्काउंट दिया। उन्होंने बोला डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, ब्याज है इस पे 0% और 99% डिस्काउंट है, रिडीम होगा 100 साल बाद एट पार। तो आप आज 100 रुपए का डिवेंचर लो 1 रुपए में और 100 साल बाद 100 रुपए ले लो। लोगों ने लगा दिया, धीरू भाई आ गए, बढ़िया मस्त। ये लंदन से आए धीरू भाई, और धीरू भाई ने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, उन्होंने बोला मुनीम जी देखो बाहर से पैसे लेकर आए हैं। मुनीम जी ने बोला अरे क्या करती आई आप? धीरू भाई ने बोला अरे इतने टेंशन में क्यों, क्या हो गया? बोला महोदय आप जरा सोचिए कि आपने जो डिवेंचर इशू किए 100 साल से 99 ईयर्स के, इस पे आपने 99 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है, और ये 99 ईयर्स के लिए तो हमें हर साल 1 रुपया डिस्काउंट पीआरएल में डालना पड़ेगा, और आज अपने को लोन कितने का मिला है देखा जाए तो अपने पास कैश 1 रुपया ही है, यानी इफेक्टिवली अपने पीएनएल में 1 रुपया लेने के बदले में 1 रुपए हर साल पीआरएल में खर्चा डेबिट हो रहा है। कितना भारी इंपैक्ट आएगा हमारे पीएनएल में, सोचो तो सही। धीरू भाई ने कहा मुनीम जी सेक्शन 78 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 पढ़िए, जो आगे जाके सेक्शन 52 बनने वाला है 2013 में। ऐसी पकड़ती धीरू भाई की, पढ़िए सेक्शन 78 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और देखिए उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और अपन ने तो इक्विटी शेयर बहुत प्रीमियम पे इशू किया, खूब सारा बैलेंस पड़ा है, तो आप एक काम करो 99 का जो डिस्काउंट हमने दिया है पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दो। अब आपको ये जो 1 रुपया मिला है, ये 1 रुपया आप 100 सालों तक यूज करो, और आपको पीएनएल में इससे रिलेटेड 1 रुपए का खर्चा बुक करने की जरूरत नहीं, और 100 साल बाद पैसे तो आकाश या मुकेश देंगे, अपने को क्या लेना। ऐसे थे हमारे धीरू भाई, ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में ही बनाया, विदेश में भी बना के। अब आप समझो दोस्तों, जब ये स्कीम वो लेकर आए तो इसका ऐसा भयंकर इम्पैक्ट हुआ, जो इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर के हाथ में ब्याज नहीं आ रहा था, कैपिटल गेन हो रहा था, तो उसको कैपिटल गेन पे कम टैक्स देना पड़ रहा था, तो वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करने चले, क्योंकि ब्याज पे टैक्स ज्यादा लगता था, कैपिटल गेन पे कम लग रहा था। कंपनी को पैसा मिल गया, कंपनी ने पूरा प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया, पीआरएल में कोई खर्चा डालने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे एक छोटी सी बात बताओ दोस्तों, कि अगर एक कंपनी जो कैपिटल इंटेंसिव कंपनी, अब तो रिलायंस डेट फ्री हो गई, जिसमें आप समझ लीजिए कि 2:1 का डेट इक्विटी रेशियो है, अगर वो किसी अकाउंटिंग प्लानिंग से अपनी डेट की कॉस्ट को 0 कर दे, क्या उसके प्रॉफिट्स से जूम कर जाएंगे? एब्सोल्युटली।
ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ज़माने में सब चलता था, इंडेस ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा, क्योंकि इंडेस बोलता है ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सिर्फ दिखावा है, एक्चुअल में ये सब आपकी कॉस्ट है। आप डिबेंचर इशू करने के लिए खर्चा कर रहे हो, उस पर डिस्काउंट दे रहे हो, उसके रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हो, उस पर ब्याज दे रहे हो, ये सब आपका डिबेंचर इशू करने से रिलेटेड खर्चा है। सबको खर्चा मान के ओवर द टर्म ऑफ डिबेंचर्स इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल के खर्चा बुक करो। सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह से कुछ राइट ऑफ करने की हम परमिशन हो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप सब्सटेंस में देखिए क्या किया है आपने। आप बताओ दोस्तों, मुझे कभी ऐसा थोड़ा ना होता है कि मैं बैंक के पास जाता हूं और बोलता हूं 100 की बजाय 90 ही दे दे यार, 100 रुपए वापस ले लेना। सीधी सी बात है, आप जो भी लोन लोगे उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप बैंक के पास गए, आपने बोला यार 100 दे दे, तुमको मैं 5 साल बाद 150 रुपए दे दूंगा, तो डिबेंचर में इसे कहा जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पर एक्चुअल में आपकी कॉस्ट। इनफैक्ट इंडेस मालूम है क्या बोलता है? इंडेस बोलता है कि 100 का डिबेंचर अगर 115 पे इशू किया, 115 पे प्रीमियम पे इशू किया, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है सर, 100 का डिबेंचर 115 पे इशू किया, तो ये जो 15 रुपए एक्स्ट्रा मिले ना, ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में प्रीमियम पे इसलिए इशू हुआ होगा क्योंकि वहां पे आपने इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया होगा, तो ये भी सब उससे एडजस्ट होगा। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये सब अपन पढ़ेंगे। इनफैक्ट ये वाला तो अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अगला चैप्टर हम शेड्यूल 3 के बाद पढ़ेंगे उसी में आएगा। But what I'm trying to say is the basic logic of Indes is please try to understand the fundamental logic behind the transaction, the substance of the transaction, and not just its legal form. अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं छोटा सा, जस्ट टू गेट योर अंडरस्टैंडिंग करेक्ट एंड प्रॉपर, ऑडिट का सवाल एफआर में पूछ रहा हूं, डोंट माइंड, प्लीज टेल मी व्हाट इज मोर डिफिकल्ट ओपिनियन टू एक्सप्रेस for an auditor? True and correct view, financial statement give a true and correct view, or financial statement give a true and fair view? What do you suggest? क्या बोलते हो आप लोग? आपके हिसाब से एक ऑडिटर भाई के लिए कौन सा ओपिनियन देना अपने आप में ज्यादा मुश्किल, ज्यादा कठिन, ज्यादा टिपिकल, ज्यादा डिफिकल्ट काम है? विच इज अ डिफिकल्ट ओपिनियन फॉर द ऑडिटर टू शेयर? एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, हमें मालूम है, पर मैं ये नहीं पूछ रहा क्या देता है, मैं ये पूछ रहा हूं इन दोनों में से क्या देना ज्यादा मुश्किल है, ट्रू एंड करेक्ट या ट्रू एंड फेयर? और अगर कोई चैट में रीजनिंग भी देना चाहे कि why true and fair or why true and correct, I'll be rather very happy to have those answers as well. Okay. चलिए, तो आप देखिए मेजॉरिटी बच्चे बोल रहे हैं सर ट्रू एंड करेक्ट व्यू देना ज्यादा मुश्किल है। और ये क्यों बोल रहे हैं मालूम है क्यों? क्योंकि सर देखो ट्रू एंड करेक्ट और ट्रू एंड फेयर में अपन ने ट्रू ट्रू कॉमन लेके काट दिया, तो बचा करेक्ट और फेयर। करेक्ट का मतलब सही, फेयर का मतलब ठीक। किसी चीज को प्रमाणित करना ये एकदम सही है, ज्यादा मुश्किल है, किसी को बोलना ये ठीक है, कंपैरेटिवली आसान है, इसका मतलब ट्रू एंड फेयर आसान है और ट्रू एंड करेक्ट मुश्किल। और मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा प्यार, एक बात बता, ट्रू और करेक्ट में डिफरेंस है क्या? ट्रू और करेक्ट में क्या फर्क है? एक ही तो चीज है। ट्रू मतलब सही, करेक्ट मतलब भी सही, तो ट्रू एंड करेक्ट बोलो या ट्रू बोलो, एक ही तो बात है। अपन ने ट्रू ट्रू कॉमन सोच के काट दिया है, ऐसे नहीं करते बेटा। आपको बताया दोस्तों, ट्रू एंड करेक्ट से ज्यादा मुश्किल है ट्रू एंड फेयर व्यू देना। क्यों? सीए ने तुमको बोला संडे को ऑफिस आना, सुबह 9 बजे आ जाना भैया, ऑफिस में बहुत सारा काम है, करना पड़ेगा। आपने बोला सर पॉसिबल ही नहीं है, अपनी तो एफआर लाइव एट होम चल रही, और घर पे बैठ के देखेंगे, ऑफिस पे देख नहीं पाएंगे और अपन छोड़ नहीं सकता। संडे थोड़ी ना क्लास होती है, सपोज कभी रखी। सीए ने बोला प्लीज आ जाना, ऐसा क्या कर रहा है? मैंने बोला नहीं सर, क्लास नहीं छोड़ सकते, हमारा उद्देश्य आर्टिकल बनना नहीं है, सीए बनना है। और देखो आप लोग की ऐसी हरकतों से ही नए कोर्स में 2 साल के आर्टिकल चिपका रहे, क्या छोड़ो। हमने बोला हम तो नहीं आ पाएंगे, क्लास नहीं होती तो पक्का आ जाते। सीए ने बोला चलो ठीक है, क्या करें। अब संडे सुबह 9 बजे आपकी क्लास थी, कभी ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन आपके पास एक मैसेज आ गया कि यार किसी कारण से क्लास नहीं हो पाएगी। आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आपने बोला क्लास नहीं हो पा रही है तो अब चलो ऑफिस जाते हैं। अपन ने बोला अरे क्या बात करो, संडे सुबह का शो सस्ता होता है, चलते वहीं। तो आप सुबह सुबह बढ़िया देखने चले गए कोई भी मूवी, एकदम आप कौन सी लाल सिंह चड्डा लगी हुई है और गए आप सुबह, मॉर्निंग वाला शो आपका सस्ता वाला।
अब वहां पे किसी कारण से सीए भी आया था, उसको तो ऑफिस जाना था, वहां क्या कर रहा था, फॉर वॉट एवर रीजन स्टेशनरी ढूंढते हुए आया होगा, तो उसने आपको देखा लेकिन हमने उसको नहीं देखा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम मॉल में सीए देखने थोड़े ना चाहते। हम बढ़िया पिक्चर देख के अगले दिन ऑफिस पहुंचे, सीए बड़े गुस्से में दिख रहा था, उसने हमें केबिन में बुलाया, हमें नहीं मालूम क्या हो गया, उसने बोला इधर आओ। बोला जी सर। और फिर हमसे सीए ने बड़े ऊंचे स्वर में एक सवाल पूछा। और क्या सवाल पूछा? क्या कल तुम्हारी क्लास थी? हमने बोला हाँ थी। उसने पूछा क्या कल तुम्हारी क्लास थी? हमने बोला हाँ थी। अब उसने ये थोड़ा ना पूछा कि क्या तुमने क्लास अटेंड करी, पूरी करी, नहीं करी। हमने बोला हाँ भाई थी हमारी क्लास तो, बट सर ने छुट्टी कर दी तो हमने अटेंड नहीं करी। पर हमने ये नहीं बताया, हमने सिर्फ बोला हाँ थी। मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों? घर वाले बाहर घूमने गए हैं, उसने बोला कि घर में वो नहीं आना चाहिए चाहे जो जाए, हमने बोला पक्का नहीं आएगी, कसम है हमें आपकी। घर वाले वापस आए, माँ ने बोला बेटा कितना पतला हो गया, बाबू जी ने बोला छोड़ बता वो घर आई थी, मैंने बोला नहीं आई, आई नहीं थी घर, क्योंकि उसके घर वाले भी गए थे, अपन उसके घर गए थे। पर घर वालों ने क्या पूछा, क्या वो घर आई थी? मैंने बोला नहीं आई थी। सही जवाब क्या होना चाहिए था? तो मेरा जवाब तो सही है, उन्होंने पूछा क्या वो घर आई थी, मैंने बोला नहीं आई थी, इसका मतलब मेरा आंसर तो सही है। पर फेयर जवाब क्या होना था? नहीं आई थी लेकिन हम उसके यहाँ मिलने जरूर गए थे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रू एंड फेयर या फेयर प्रेजेंटेशन या सब्सटेंस ओवर फॉर्म सब जुड़ी हुई शब्द है। इन सब का मतलब है कि आपका उद्देश्य सिर्फ जो लिखा है उसका पालन करना, लीगल फॉर्म अचीव करना नहीं होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को समझो, आप देखो कि यूजर्स के लिए क्या चीज बताना फेयर होगी और वो सारी चीजें प्रेजेंट करो। यही कारण है दोस्तों कि पहले आईएएस जिसे कहते थे, आज उसे आईएफआरएस कहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करते थे। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का उद्देश्य सिर्फ अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब नहीं करना है, रिपोर्टिंग, डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशन, ऐसी सारी चीजें बताना है ताकि यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर सके। चलिए भैया समझ में आया। तो ऐसा नहीं है, ट्रू एंड करेक्ट का मतलब होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इनफैक्ट लंदन के किसी कोर्ट में लॉर्ड ने डिसीजन दिया था, पहले ट्रू एंड करेक्ट व्यू ही दिया जाता था, फिर उन्होंने डिसीजन दिया, मुद्दा कुछ ऐसा हो गया था, को ऑडिट की बात है, खैर यहाँ पे क्या करना, कंपनी ने खूब सारे प्रोविजन फॉर बैड डेट बना दिए और नोट कर दिया कि हमने सेफर साइड पे ज्यादा प्रोविजन बनाए, और ऑडिटर ने लिख दिया कि भाई जो प्रोविजन कंपनी ने बोले हैं वैसे बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट। शेयर होल्डर ने केस लगाया कि भैया हमें डिविडेंड नहीं मिल रहा, अब इतने ज्यादा प्रोविजन बना रहे हो इस कारण से, तो ऑडिटर पे भी केस लगा दिया। ऑडिटर ने बोला भैया जो कंपनी ने किया है वही बताया है और हमने वही सर्टिफाई किया या ट्रू एंड करेक्ट बोला है। तब जाके जज ने बोला कि भैया, लॉर्ड ने बोला कि जो ऑडिटर ने किया है वो सही है, क्योंकि आप ऑडिटर को ट्रू एंड करेक्ट व्यू देने की बात करते हो, वो बता रहा है ट्रू एंड करेक्ट है, जबकि आपको ऑडिटर को बोलना चाहिए कि सिर्फ ट्रू एंड करेक्ट मत चेक कर, ये भी चेक कर कि जो कंपनी ने किया है वो फेयर है या नहीं है। तो आज के बाद से हम रिक्वेस्ट करते हैं अकाउंटिंग बॉडीज को कि वो ऑडिटर से ट्रू एंड करेक्ट नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू डिमांड करें, ताकि ऑडिटर एक स्टेप आगे जाके ये चेक करे कि जो हुआ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए हुआ है या नहीं। और अगर लगता है कुछ अनफेयर है, भले ही सही है एज पर द लॉ, देन इन दैट केस इट शुड बी रिवोटेड और इट शुड बी रिपोर्टेड। तो दोस्तों आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इंडेस ऐसा तक कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई इंडेस फॉलो करने से फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं होगा, ये इंडेस 1 में पढ़ेंगे, अभी मैं कोई भी स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ बेस बना रहा हूं आपका। तो आप अगर कोई इंडेस से फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं हो रहा है तो आप उस इंडेस के अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा भी कर सकते हो जिससे आपको लगता है फेयर प्रेजेंटेशन आए। जैसे इंडेस 2 कहता है फीफो और वेटेड एवरेज ही अलाउड है, हमारी कंपनी एक्चुअल में लीफो फॉलो कर रही है और हमें लगता है हमारे लिए वही उपयुक्त है। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, अपन इंडेस 2 में पढ़ेंगे ये, बट अगर आपको लगता है तो आप लीफो भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा इंडेस खुद कहता है कि हमने जो बोला है उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो, आईएफआरएस भी बोलता है आप अगेंस्ट भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेंगे, बताना पड़ेगा क्यों आपको लग रहा है ऐसा। ये जरूर है कि हमने बहुत सोच के आईएफआरएस इंडेस बनाए तो इसके चांसेस नेग्लिजिबल है, एक्सेप्शनल है, पर हम इससे इनकार नहीं करते। और अगर कभी ऐसा हुआ तो आप इंडेस से दूर जाके जो सही लॉजिकली हो वो करिएगा, बस डिस्क्लोज कर दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों इंडेस इतने सॉलिड बनाए गए हैं, इतने वाटर प्रूफ है, वाटर टाइट है सॉरी, दैट
हमें बहुत मुश्किल से कोई ऐसी जगह मिलेगी इंडेस में जहां पे आपको देख के लगेगा कि नहीं यार इंडेस कंसेप्चुअली कहीं वीक पड़ रहा है। तो आप इससे मत परेशान होना सर कि ऐसे फिर अपन अकाउंटिंग कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हर जगह ये तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, ये सब बहुत सोच के बनाए गए। दोस्तों किसी को बहुत दम जिगल लगता है ये कहने में, यार अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे बताना, इतने अनुभव के बाद भी मैं तैयार हूं उस गलती को सुधारने के लिए। ऐसा आदमी तभी बोलेगा जब वो कॉन्फिडेंट है अपनी तैयारी के बारे में। इंडेज एकदम कॉन्फिडेंट है अपने स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया। टू आंसर इनफॉर्म इज इजी बट करेक्टली आंसर सब्सटेंस इज हार्ड। ओके कूल। तो ये सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, क्यों बताया, समझ में आ गया। इंडेस जब भी पढ़ोगे तो आप लॉजिक्स ट्रांजैक्शन के पीछे जो हो रहा है उसके कारण को देखिएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से लीगल फॉर्म में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे। अब आते हैं अपन दूसरे मुद्दे पे, विच इज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आई विल से वी विल डिस्कस इट अंडर इंडेस 109, बट ब्रीफली this is to be discussed there, but briefly if I tell you, in India discount on issue of debenture cannot be offsetted from security premium account balance। आपको पता ही होगा सिक्योरिटी प्रीमियम खाते को अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम के। ठीक है दोस्त, कूल। अब आते हैं अपन अगले डिस्कशन पे, विच इज फेयर वैल्यू। सेकेंड पिलर ऑफ इंडेस फेयर वैल्यू अकाउंट। एक बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूँ, कंसेप्चुअली थोड़ा सा चैलेंज करने की कोशिश करूंगा आपको। आज के हमारे लेक्चर का उद्देश्य सिर्फ थोड़ा सा हमारा दिमाग खोल के इंडेस की तरफ इंक्लाइन करना है। My question to you is that you have purchased some shares, you made some investment in shares of let's say Nykaa और let's say ये इन्वेस्टमेंट आपने किया in the month of फर्स्ट मार्च 2021। लेट्स से पब्लिक इशू तो आया नहीं था, पर ठीक है, 1 मार्च 2021 को लेट्स से आपने पब्लिक इशू में शेयर सब्सक्राइब किए नायका के, और आपने जब खरीदे तो इसकी कॉस्ट लेट्स से 1000 रुपीज थी। ठीक है, इसकी मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2021 पे, तो ये लिस्टिंग पे ही काफ़ी ऊपर खुला और काफ़ी प्रीमियम पे ट्रेड हुआ, तो इसकी मार्केट वैल्यू लेट्स से यहाँ पे 1500 रुपीज़ हो, 1500 रुपये। एंड लेट्स से देन दी investment was sold by us in the month of April 2021 at say 1550 rupees। मेरा आपसे एक सवाल है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 how much profits to be recognized in books? Nil or 500? It's not a quiz, it's just a simple poll। कितना प्रॉफिट है दोस्तों जो आप बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे? तो कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर मैं इसे एज पर AS 13 देखूं
क्योंकि अब हम पुराने ज़माने से नए पे आ रहे हैं, तो मैं AS 13 से बात करता हूँ. Meanwhile, you can participate in the polls. इस केस में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, investment will be valued in or on 31st March 2021 at lower of cost or fair market value, assuming it is a current investment, क्योंकि कंपनी ने ऐसा देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में इसे सेल भी कर दिया है बाद में. हेंस कितने पे वैल्यूड किया जाएगा? 1000 की कॉस्ट पे, और कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया जाएगा. किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट आप इस पे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे. सही बोल रहा हूं? फिर अगेन एज पर AS 13, on sale, which is basically in the financial year 21-22, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1550 टू इन्वेस्टमेंट जो मेरी बुक्स में आ रहा था 1000 रुपये पे, और प्रॉफिट बुक हो जाएगा 550 का. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 550 रुपये. और ये प्रॉफिट मेरा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? मेरे P&L अकाउंट में. इसका मतलब अगर मैं मेरी कंपनी की प्रॉफिट्स की पोजीशन की बात करूं, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से मेरी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 में प्रॉफिट बुक होगा 0, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में प्रॉफिट बुक होगा लेट्स से 550. तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे मैं इतना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ. जबकि अगर मैं मार्केट वैल्यू का इसका फ्लक्चुएशन देखूं, तो जब मैंने खरीदा था लेट्स से इसको 1 मार्च पे खरीदा था, 1 मार्च 21, दिस इज 31 मार्च 21, तो इसे खरीदा अगर मैंने लेट्स से यहाँ पे 1000 रुपये में था, तो ये बढ़ के यहाँ पे सीधे हो गया कितना? 1500 रुपये. और यहाँ पे ये सिर्फ बढ़ के कितना हुआ? 50 रुपये. और आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरी कंपनी ने मेजर प्रॉफिट कमाया है 2021 में, पर उसकी बुक्स में 2021 में कोई प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा है. Now, if you understand what I'm trying to say here, is principally just the fact that क्योंकि प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ इसलिए मैंने बुक नहीं किया. इस लॉजिक से, और ये लॉजिक गलत भी नहीं है, ऐसे देखा जाए तो सही है भैया, रियलाइजेशन पे ही बुक होना चाहिए. बट मुझे बताओ ऐसा क्यों? क्यों तुम ऐसा करते हो कि प्रॉफिट रियलाइज हो तभी बुक होना चाहिए? क्योंकि सर अनरियलाइज प्रॉफिट बुक हुआ तो क्या? तो क्या बताओ? क्या होगा अनरियलाइज प्रॉफिट बुक हो गया तो? सर अनरियलाइज प्रॉफिट बुक होगा तो हो सकता है कि डिविडेंड बढ़ जाए उससे. तो डिविडेंड तुम नहीं बांटने देना चाहते हो तो तुम कंपनीज एक्ट में जाके चेंज करवाओ, और वहां पर जाके लिखवाओ सेक्शन 123 में कि डिविडेंड कैन ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ रियलाइज्ड प्रॉफिट्स. ऐसे भी सेक्शन 123 यही कहता है दोस्तों कि डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली आउट ऑफ रियलाइज्ड प्रॉफिट. वो ये नहीं बोलता है कि आपके P&L में जितना प्रॉफिट आ रहा है पूरे से डिविडेंड बांट. वो बोल रहा है जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा? तो यू हैव टू टेक द प्रॉफिट्स, डिप्रिशिएशन एज पर शेड्यूल 2 लगाना होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट हटाना होंगे, फिर जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस. सब प्रूडेंस की बात है ना. हमें एंटिसिपेटेड गेन अवॉइड करना चाहिए, पर हमें एंटिसिपेटेड लॉस बुक करना चाहिए. ये बात सही बोली आपने कि एंटिसिपेटेड लॉस बुक होगा पर गेन बुक नहीं होगा. बट एक चीज बताओ, इस प्रूडेंस के चक्कर में ये एंटिसिपेटेड नहीं एक्चुअल गेन है पर अनरियलाइज्ड है.
समझना आप कैसे समझा था प्रूडेंस अपन ने कि भैया अगर कोई प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है तो आप उसे बुक मत करो क्योंकि वो कंटिजेंट है। कंटिजेंट नहीं है बेटा। कंटिजेंट कब होता है? जब मुझे ऐसा लग रहा होता है कि इसकी कीमत बढ़ गई है पर एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में इसकी कीमत बढ़ी है, तो ये कंटिजेंट नहीं है। हम इसे प्रूडेंस के नाम से पढ़ तो चुके हैं, सीख तो चुके हैं, समझ तो चुके हैं। पर सही बताओ दोस्तों, क्या स्टॉक में जो 500 रुपए का इंक्रीमेंट आया है 31 मार्च का, क्या वो रियल नहीं है? क्या वो एंटिसिपेटेड है? क्या वो सब्जेक्टिव है? नहीं, रियल है। बट एस बोलता था नहीं, कंजर्वेटिज्म बोलती है भैया जब रियलाइज करेंगे तब बुक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इंडेस एक स्टेप आगे जाता है। इंडेस बोलता है सबसे पहली बात, ये बात बिल्कुल तय है कि इससे डिविडेंड तो नहीं बटना चाहिए, वो तो कंपनीज एक्ट ऐसे भी मैनेज कर रहे हैं। पर आप 2 मिनट के लिए एक चीज समझो अगर आप इसे 1500 पे पहले साल के अंत पे नहीं लेके आए तो होगा ये कि 550 का प्रॉफिट अगले साल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यूजर्स को क्या लगेगा कि अगले साल कंपनी ने बहुत अच्छा किया, जबकि सही मायने में देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट अर्न करने का मेजर रीजन क्या था? फर्स्ट ईयर 2021 ना कि 21-22। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि इस पीरियड में इस पीरियड के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, तो ये गेन इस पीरियड का है तो ये इस पीरियड में क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? सिर्फ कंजर्वेटिज्म के कारण आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। तो इंडेस कहता है हम आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हर बार प्रूडेंस लगाओ, आंखें बंद कर लो और कोई भी एंटिसिपेटेड गेन है तो बुक मत करो, उसकी बजाय देखो एक्चुअल में शेयर की प्राइस 500 से बढ़ी है, तो ये 500 रुपए का गेन अगर मैं इस साल किसी तरह से शो कर दूं तो यूजर को भी मालूम पड़ेगा कि कंपनी ने इस साल जो इन्वेस्टमेंट्स किए, या हो सकता है ये इसका बिजनेस हो, उससे इतना गेन हुआ है। पर कहीं ना कहीं यूजर को यह भी दिखना चाहिए कि ये अभी कमाया नहीं है, अनरियलाइज्ड है। तो इसके लिए इंडेस एक स्टेप और आगे जाता है। और इंडेस क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये जो अब मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं है ऐसा कंसेप्ट, ये सिर्फ इंडेस में होता है। ध्यान से सुनना। किसी ने बोला है सर बहुत बढ़िया सवाल पूछा, गौरी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन कि अच्छा रवि आल्सो हैज द सेम क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा, कि सर कभी इसकी प्राइस अगले साल गिर गई तो क्या होगा? बहुत अच्छा है, मैं बताऊं, लॉस बुक होएगा और क्या होएगा सर क्या कर रहे हो? समझना, आपने सवाल पूछा है तो मैं बढ़िया आपको समझाता हूं। मैंने एक शेयर खरीदा 1000 रुपए का, ये 31,321 पे हो गया 1500 रुपए का। और लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको मैंने बाद में 11 अप्रैल 2021 को बेच दिया, तभी हो गया लेट्स से फॉर एग्जांपल 1100 रुपए का। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि अभी मैं इसे 1500 पे ले जाऊं, 500 का गेन बुक करूं, और फिर जब ये 1100 का हो गया तो मैं इसमें 400 का लॉस बुक करूं। इससे दिखेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारी कंपनी ने 500 रुपये कमाए और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमारी कंपनी ने 400 रुपये गवाए, जो कि एक्चुअल में फैक्ट भी है, क्योंकि आप चाहते तो आप इस इन्वेस्टमेंट को बेच सकते थे। एक्चुअल में आपने देखा जाए तो अगले साल 400 का लॉस किया है। ये मत सोचो कि आपने अगले साल 100 का प्रॉफिट किया है, जैसा एस बोलता था। एस बोलता था अभी भी चिंता मत करो, 100 का प्रॉफिट ही है। एस में क्या होता था, ये फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 0 बुक होएगा और ये फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 100 बुक होएगा। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो मैनेजमेंट चाहता तो इस पे 500 रुपए कमा चुका था, तब बेच देता तो 500 का प्रॉफिट होता, उसने बाद में होल्ड किया तो लॉस हुआ, यानी पहले साल का 500 का प्रॉफिट है, अगले का 400 का लॉस है। टोटल रिजर्व्स मेरे दोनों ही केस में 100 से ही पड़ेंगे। बट पीरियोडिकली देखा जाए तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में चीजों का इम्पैक्ट डिफरेंस है। इंडेस क्या अप्रोच लेता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इंडेस हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बहुत ध्यान से समझना, इंडेस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है जैसा अपन एएस में बनाते थे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एएस में प्रॉफिट एंड लॉस में आखिरी में क्या आता था, नेट प्रॉफिट्स, which would be after revenue from operation, other income, cost of material consumed, changes in stock, operating expense, depreciation, tax वगैरह सब कुछ करने के बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था। इस नेट प्रॉफिट को इंडेस की परिभाषा में सिंपली प्रॉफिट कहा जाता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है।
इसके बाद इंडेस बोलता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही एक सेकंड सेक्शन बनाओ, उसको नाम दो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, इसे नाम दो अदर कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें दो सब पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं अभी मैं थोड़े समय बाद समझाऊंगा आपको। एक को बोलते हैं नॉन रिक्लासिफाइबल, इसका मतलब अभी सोचना भी मत। नॉन रिक्लासिफाइबल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और रिक्लासिफाइबल अदर कॉम्प्रिहेंसिव। और वो कहते हैं जैसे ये 500 का फेयर वैल्यू गेन है, तो आप क्या करें, इस तरह के गेन को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बुक करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये ए है और अगर ये बी है, तो ऐसे आप शो करिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हालांकि भारत में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाना अनिवार्य नहीं होता है, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी। इससे यूजर को अब मैं अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीजें दिखाऊंगा। एक वही प्रॉफिट और लॉस जो मैं पहले भी दिखाया करता था एएस के जमाने में, और एक इसके अलावा कोई दूसरी इनकम जो पीएनएल का पार्ट नहीं बन पा रही है। जो किसका पार्ट नहीं है, पीएनएल का पार्ट नहीं है या प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, पर मैं चाहता हूं यूजर्स को बताना कि ये भी भाई इस साल हमने कमाया या गवाया है। तो आप इसे इस तरह से दो पार्ट में प्रेजेंट करिए। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्योंकि मैंने सेल नहीं किया है, तो ये 1000 का 1500 हुआ। 2 मिनट के लिए समझ लो कि इस 500 रुपए को मैं पीएनएल में नहीं डालता, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल देता। तो इससे क्या होगा, यूजर को यह मालूम पड़ेगा कि भैया इस साल के प्रॉफिट तो जीरो है, पर इस साल हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल 500 रुपए का अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई गेन कमाया है। तो यूजर को यह भी समझ में आएगा कि इस साल प्रॉफिट कुछ नहीं कमाया है, पर कोई दूसरा गेन है। ऑब्वियसली बात है, उसका सामने आएगा फेयर वैल्यू चेंज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, तो इस साल इतने गेन्स हुए। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा वो भी मैं समझाऊंगा आपको। अब ये समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शेयर्स की बजाय अपने एग्जाम्पल को 2 मिनट के लिए डिबेंचर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शेयर्स में क्यों नहीं, वो भी करके बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले आप समझो क्या होगा। इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लेट मी टेक अ फुल फ्लेजेड फ्रेश एग्जाम्पल फॉर यू विदाउट चेंजिंग दिस शेयर डिबेंचर वाला थिंग। बढ़िया एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ आपको विद डेट्स 1 मार्च 21। चलो करंट ले लेते, 1 मार्च 2022 ले लेता हूँ मैं। मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 5000, ठीक है। 31 मार्च 22, लेट्स से इसकी फेयर वैल्यू हो गई 6000, और इसको मैंने लेट्स से 11 अप्रैल 22 पे सेल कर दिया एट 6100। ध्यान से देखना दोस्तों क्या बता रहा हूँ। कंपनी इज रिक्वायर्ड, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा एक्चुअल में स्टैंडर्ड में दिया है या नहीं वो अपन आगे देखेंगे। टू रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू गेन और लॉस, तो अभी मैं लिखता हूं फेयर वैल्यू गेन इन ओसीआई एंड रिक्लासिफाई इट टू प्रॉफिट्स ऑन रियलाइजेशन। एक इंडेज अपन पढ़ने वाले हैं, इंडेज 109, उसमें इस तरह की चीजें कही जाती है। तो बताइए कि मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट कैसा दिखेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड 22-23। तो आपके एसपीएल में आप जब प्रॉफिट्स निकालेंगे दोस्तों, वो नील आएंगे,
अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आप फेयर वैल्यू गेन जो कि रिक्लासिफाइबल है, उसका क्या मतलब है मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं हाल लिख देता हूं। कितना बुक करोगे? 1,000 रुपए का। तो इससे आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी हो जाएगी इस साल की? 1,000। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। फिर जब आप अगले साल का स्टेटमेंट बनाओगे, ये ऑब्वियसली बात है पूरा स्टेटमेंट नहीं, एक्सट्रैक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन अभी दी है मैंने उसके हिसाब से समझा रहा हूँ बस। उसमें क्या करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग, आप प्रॉफिट बुक करोगे कितना? आप बताइए कितने में बेचा आपने? 6100 में। और था कितने का आपका? आपका था बेसिकली ये खरीदा कितने में था? 5,000 में। आपका प्रॉफिट 1,100 रुपये। और आप ओसीआई के अंतर्गत लिखोगे फेयर वैल्यू गेन ट्रांसफर्ड, जिसे बोलते हैं रिक्लासिफाइड टू पीओरएल, कहते हैं ऊपर वाले सेक्शन को, ऑन सेल और ऑन रियलाइजेशन। कितना? 1,000। ये माइनस होगा, तो आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस साल की दिखेगी 100। आप 2 मिनट के लिए इसको इतना देखो बस। जितना स्क्रीन पे अभी दिख रहा है बस उतना सा देखो। अगर आप एएस के जमाने में रहते तो आप ऐसे ही करते। 5,000 का 6,000 हुआ, बेचा नहीं तो 5 पे ही रिकॉर्ड करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। और फिर वो 6,100 पे बिक गया तो 1,100 का प्रॉफिट बुक करते। बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ, एकदम वैसा ही कर रहा हूँ। बट मैं इसके नीचे एक और यूँ समझ लो एक्सटेंशन ऐड कर रहा हूँ, जिससे मैं यूजर को ये बता रहा हूँ कि देखो 1,000 रुपए की मैंने इनकम तो कमा ली है, पर वो फेयर वैल्यू गेन है, रियलाइज नहीं हुआ है, तो पीआरएल में नहीं गया है, यहाँ पड़ा हुआ है। तो सर जब ये रियलाइज होगा तो फिर हम सिर्फ 100 रुपए ही प्रॉफिट बुक करेंगे? नहीं, पूरा 1,100 बुक करूंगा। पर जितना मैंने लास्ट ईयर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गेन बुक किया था, अब मैं बोलूंगा कि मैंने उसे ट्रांसफर, पर शब्द यूज करते हैं रिक्लासिफाई, मैंने उसे रिक्लासिफाई कर दिया। कहां पर? पीओरएल। तो जैसे ही मैंने कहा कि मैंने इसे रिक्लासिफाई कर दिया पीओरएल में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट ईयर 1,000 रुपए मैंने ओसीआई में गेन दिखाया था, वो इस साल में ओसीआई में माइनस में दिखा। माइनस में दिखाऊंगा तो लोगों को लगेगा लॉस है, ऐसा ना लगे इसलिए पहले नरेशन या जो हेडिंग होगी उसमें लिखूंगा प्रॉफिट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिक्लासिफाइड टू, और -1,000 कर दूंगा, ऊपर 1,100 का प्रॉफिट होएगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 100 दिखेगी। यूजर को दोनों चीजें पल्ले पड़ेगी कि इस साल प्रॉफिट 1,000 रुपए, सॉरी 1,100 रुपए रियलाइज किया है, प्लस सही महीने में इस साल की इनकम सिर्फ 100 रुपए है, क्योंकि 1,000 रुपए तो पिछले साल ही फेयर वैल्यू गेन के थ्रू हो चुका। ऑब्वियस सी बात है भैया, हमको तो एक एग्जाम्पल से बात बैठती नहीं। सर आप इसमें ये बताओ कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कभी अगले साल ये सोल्ड 6100 6100 के पे नहीं हुआ, एंड लेट्स से इसकी वैल्यू गिर गई और ये 5800 पे सेल हुआ। बहुत बढ़िया सवाल पूछते हो यार तुम तो, बहुत वेरी गुड। तो देखो फर्स्ट ईयर में सब कुछ सेम है, यानी हमने 5,000 में खरीदा था, फर्स्ट ईयर एंड में 6,000 हो गया और फिर 5800। तो अगर मैं ब्लू पेन में लिखूं तो यहाँ पे ये नील का नील रहेगा, ये 1,000 का 1,000 गेन होएगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 1,000 आ जाएगी, क्योंकि 6,000 तो हुआ। फिर 5800 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ? 800 का। तो यहाँ पे मैं 800 का प्रॉफिट दिखाऊंगा, बाकी तो आप शायद समझ भी गए। यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना दिखेगा? 800 का, क्योंकि मैंने रियलाइज कितना किया है दोस्तों? 800। पर फेयर वैल्यू गेन मेरा रिक्लासिफाई कितना होगा? इट विल बी -1,000। तो मेरा इस साल टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना? ओ सॉरी, इसको क्यों पढ़ कर, यहाँ से तो पूरा 1,000 मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा ऊपर, तो मेरा इस साल लॉस कितना आ जाएगा? तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखेगा 200 का लॉस है, पर उधर क्या दिखेगा कि मैंने 800 का प्रॉफिट करना है। अगर एएस होता तो भी आप ऐसा ही करते, यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हो, बट ये एक्सटेंशन से आप क्या कर रहे हो, यूजर को एक होलिस्टिक पिक्चर दे रहे हो कि यार ये जो हुआ है इसके पीछे क्या रीजनिंग है। कैसा लगा दोस्तों आपको बताइए इंडेक्स का ये लॉजिक? सर ये एकदम दिमाग में एकदम है ना, ऐसे बैठ नहीं रहा, ऐसे फिट नहीं हो रहा है, चिंता मत करो। शेड्यूल 3 में इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं और मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं आपको इसके लिए,
उन क्वेश्चंस में जितने पॉसिबल तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं सारे आ जाएंगे, वो सारे 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप करने, प्रैक्टिस से चीजें बैठेगी। अभी मेरा उद्देश्य प्रैक्टिस कराना नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे हौले हौले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना। कल भी मैं थोड़ा फंडामेंटल पढ़ाऊंगा, फिर शेड्यूल 3 पे आऊंगा, 5 लेक्चर लगेंगे दोस्तों मुझे इन टोटल, सिर्फ क्या डेवलप करने में, ये जो इंडेस में नई नई चीजें होती है इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। और एक बार वो आपके दिमाग में इस कदर घर कर जाएगी कि फिर उसके बाद आप आगे जो भी चीज पढ़ोगे आपको उसका सीधा इम्पैक्ट P&L और बैलेंस शीट में समझ आएगा। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि साइंस और अकाउंटिंग में काफी कुछ चीजें अलग होने के बावजूद भी एक सबसे बेसिक चीज सेम है, और वो है कॉज एंड इफेक्ट। साइंस में LHS इज इक्वल टू RHS, अकाउंट्स में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, हर चीज के दो इफेक्ट है। सेम इसी लॉजिक से अगर मैं हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट, अब क्योंकि मैं फाइनल में आ गया हूं डेबिट क्रेडिट नहीं, बैलेंस शीट P&L पे सोच सकूं, तो मेरे पास हमेशा एक बड़ा पिक्चर रहेगा, जिससे मुझे ये नहीं आएगा समझ में कि इसकी अकाउंटिंग कैसे हो रही है, ये भी आएगा समझ में कि इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे। क्योंकि कोई लॉ नहीं बोलता है बुक्स पब्लिश करो, जर्नल एंट्री पब्लिश करो, यूजर्स को हमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है। तो मैं ये करके आपको सिर्फ इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कैसे जा रहा है ये समझा। तो इनके लॉजिक्स किस तरह के चलते हैं आप खुद देखिए। अल्टीमेटली 5,000 का 6 हुआ और फिर 800 में बिका, तो अल्टीमेटली होना क्या चाहिए था? तो प्रिंसिपली होना तो यही चाहिए था कि हमें सिंपली बोलना चाहिए था कि भैया इस साल हुआ गया हमारा, ये जो पिछले साल 1,000 रुपये का अनरियलाइज्ड गेन था, ये 1,000 रुपये यहाँ रियलाइज हो गया, पर 200 रुपये का मेरा बेचने पे लॉस हो गया, यानी इफेक्टिवली 800 रियलाइज हो गया, तो ये 800 का गेन। और 1,000 रुपये मैंने जो लास्ट ईयर OCI में बुक किया था वो रिवर्स किया, तो ये माइनस हो गया, तो अपने आप TCI क्या हो गया? माइनस 200। तो अब आप एक चीज समझो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे इंडेस ने ये क्यों किया, ये OCI सेक्शन क्यों ऐड किया, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडेस में बहुत सारी जगह पर फेयर वैल्यू मेजरमेंट होता है, जो AS कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पे चलता था। क्या मतलब कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पे? AS बोलता था भैया अपन कंजर्वेटिज्म पे चलो, लॉस हुआ है तो बुक करो, प्रॉफिट हुआ है तो बुक मत करो। इंडेस बोलता है यार एक एंटिसिपेटेड लॉस अलग चीज होती है और एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अलग चीज होती है। आपका शेयर है, लिस्टेड है, मार्केट में उसकी कीमत 1,500 रुपये हो गई, 500 रुपये बढ़ गई, ये अनरियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक है, अनरियलाइज्ड। एंटिसिपेटेड नहीं है, आपने नहीं बेचा, आपकी चॉइस थी, आपको नहीं चाहिए था पैसा, पर इसको आप एंटिसिपेटेड नहीं बोल सकते। हाँ, कोर्ट में केस लगा है और लग रहा है कि वो केस में जीत जाऊंगा, मैंने लगाया किसी पे केस, लग रहा है जीत जाऊंगा और पैसे मिलेंगे, तो ये एंटिसिपेटेड गेन है, ये कंटिंजेंट एसेट है, ये इंडेस भी बुक नहीं करने देता। पर शेयर की प्राइस 500 रुपये बढ़ गई है, मार्केट वैल्यू है, आप बोल रहे हो फिर भी बुक नहीं करो। इंडेस बोलता है सोचो यार, खुद सोचो 2 मिनट के लिए। मुश्किल होगा सोचना समझना, मैं जानता हूं, क्यों? क्योंकि तुम बचपन से 11वीं से एस पढ़ते हो, कंजर्वेटिज्म पढ़ के बड़े हो, पर तुम खुद सोचो तुमको जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़ा है वो कैसे सही है। एक लिस्टेड शेयर है, मार्केट में 500 रुपये उसकी कीमत बढ़ गई है, तुम्हारी इच्छा पे तुमने नहीं बेचा है, फिर भी तुम बोल रहे हो ये अनरियलाइज्ड है, ठीक है, पर तुम बोल रहे हो ये एंटिसिपेटेड है। हाउ कम? भूल के भी ये मत सोच लेना कि मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि हर जगह ऐसा बुक कर लो। इंडेस में बहुत सारे लॉजिक्स है, लेट मी ब्रिंग यू टू ब्रह्मास्त्र, इससे मैं समझाता हूँ। बट ये जरूर है कि इंडेस उस पुराने जमाने के कंसेप्ट पे नहीं चलता भैया कि कोई भी अनरियलाइज गेन है तो उसको आंख बंद करके मना। एंटिसिपेटेड ये बुक नहीं करने देता, कंटिंजेंट एसेट बुक नहीं करने देता, पर बाकी कई सारी जगह पे फेयर वैल्यू पे चीजें बुक करने दी जाती है। अब देखो, किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आपकी परमिशन के साथ कोमल मैडम ना, आपने ये सवाल पूछा है और आपने इसे प्राइवेट चैट में पूछा है, मैं चाहता हूँ सभी स्टूडेंट इसको देख पाए, तो मैंने इसको लेबल कर दिया है। ये भी एक सुविधा है अपनी ऐप में कि अपन चैट को लेबल कर सकते हैं। तो किसी की प्राइवेट चैट अगर मैं ऐसे लेबल कर दूंगा तो आपको ऐसे पॉपअप दिखेगा और आप इसे देख के क्लिक करके ये पर्टिकुलर चैट को ओपन कर सकते हो। आप भी अगर चाहते हो कि आपकी कोई चैट या किसी चीज को आपको लेबल करना है तो आप इसमें ऐप में कर सकते हो ऐसा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे let's say for example you feel that in this particular case you have given a particular chart and for some reason you want to label that particular chapter or poll। अब वहां पे जाके उसको क्लिक करके उस पर लेबल प्रेस करोगे तो वो लेबल हो जाती है। खैर अभी छोड़िए उस पर। अभी जो मैंने एक चार्ट लेबल करी है सभी स्टूडेंट्स देखे, गूगल ड्राइव के स्टूडेंट को भी दिखे, इस कारण से मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ। देखिए
शी इज सेइंग बट सर मार्केट प्राइस में टाइम्स आर ओवर वैल्यूड. Very good. So it will not lead to excess profit, or in case of volatile market or volatile shares, the market may not provide the fair values. And I am so very impressed with your statement. और पता है इसके लिए इंडेस ने पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड बना दिया, इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट. इंडेस कहता है कि एक बात बताओ, वो सही है, वो मेरी पसंद है, मैं उसी को चाहता हूं, पर मुझे मालूम है कि हमसे ना होगा, तो क्या करें? छोड़ दें? अंगूर खट्टे हैं बोल दें, या अपने आप को उसके काबिल बनाएं? बोलो बच्चों. सी हमें मालूम है कि हमें जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने में मदद करे. हमें मालूम है कि यही वो कोर्स है जो हमें वो ज्ञान देगा जिससे हम दूसरों से बेहतर हो सकते हैं. हमारे समय का सही उपयोग यही कोर्स करके हो रहा है, पर अपना से नहीं होगा तो क्या छोड़ दे, या उसके लिए अपने आप को तैयार करे? इंडेस कहता है सही मायने में जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी दिया, कहीं ना कहीं आपके दिल में वो घर तो कर रहा है, बट प्रॉब्लम आपकी थोड़ी सी अलग है. दिल में भले ही घर कर जाए लेकिन दिमाग में नहीं करता, और दिल और दिमाग के इस पेंडुलम में आप सीसॉ करते रहते हैं, क्षमा करें. तो इस कारण से दोस्तों आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी तो सही लग रही होगी सुनने में कि यार बात तो सही बोल रहे हैं ये, बट आपको साथ में ये भी लग रहा होगा कि यार कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि सालों पुरानी हमारी ये डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है. इंडेस कहता है ये बिल्कुल सही है कि फेयर वैल्यू पे चीज़ों को मेजर करने में एक बहुत बड़ा रिस्क है कि फेयर वैल्यू अपने आप में हो सकता है कि फेयर ना हो. जैसे वोलेटाइल मार्केट में वैल्यू बड़ी चेंज होती है, बहुत ऊपर नीचे जाती है, ऐसा संभव? इन सारी सर्कमस्टांसेस में क्या मैं ये बोल दूं कि भैया वैल्यू अगर वोलेटाइल है तो फेयर वैल्यूएशन मत करो? एस तो और बड़ा वाला था, उसने बोल दिया फेयर मार्केट वैल्यू पे ले जाओ ही मत, अगर गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है तो भले ही कितनी भी वोलेटाइल है बुक कर दो. तब कहाँ गई आपकी वोलेटिलिटी की बात? एस बोलता था. इंडेस क्या कहता है? वो बोलता है सुनो, हम आपको बताएंगे फेयर वैल्यू कैसे निकालते, इसीलिए हमने इसका नाम मार्केट वैल्यू नहीं रखा है, फेयर वैल्यू रखा है. कई बार बच्चे बोलेंगे मार्केट वैल्यू ही फेयर वैल्यू होती है. नहीं, फेयर वैल्यू के ऊपर पूरा एक स्टैंडर्ड है, इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, जो 3 लेवल ऑफ इनपुट्स बताता है और बोलता है ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है, ये उससे कम और ये उससे कम. और वो कहता है कि इसके बेसिस पे, इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप फेयर वैल्यू निकालो तो वो फेयर वैल्यू सबसे ज्यादा रियलिस्टिक होगी, और फिर आप उस फेयर वैल्यू पे मेजर करो, अगर हमारा इंडेस कहता है. मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे इंडेस बोलते हैं फेयर वैल्यू पे मेजर करो, अपने अपने इंडेस ने अपने अपने लॉजिक्स रखे. जैसे कि उदाहरण के तौर पे दोस्तों आइए देखिए, अगर आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसमें? सिक्योरिटीज में, शेयर डिबेंचर्स में, तो इंडेस कहता है कि रिपोर्टिंग डेट पे हमेशा एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, मेजरमेंट 3 डेट पे होता है, खरीदते समय, बेचते समय, और बीच में अगर कोई रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च या 30 जून 30 सितंबर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते तो वो. इंडेस के अंतर्गत इनिशियल रिकॉग्निशन, जो आपने जब पहली बार बुक्स में असेट या लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है, वो किस पे होगा? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, यानी बैलेंस शीट डेट पे अगर वो असेट आपकी बुक्स में है तो कितने पे आएगा, और डी रिकॉग्निशन, यानी कि जब आप उसे सेल या अबैंडन करोगे, राइट ऑफ करोगे, तो कितने पे कैसे करोगे. हर स्टैंडर्ड जहां पे वैल्यूएशन डिस्कस होता है ये 3 बातें डिस्कस होती है, और हर स्टैंडर्ड बताता है कि इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होगा या फेयर वैल्यू. तो जैसे कि पीपीई पे आप जाओगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये जो मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों, आपको लगेगा कि यार ये क्या इंडेस की नई नई चीजें बता रहे हैं, पर आपका ये इतना सॉलिड बेस बनाएगा कि जब आप पूरा इंडेस पढ़ के रिवाइज करने आओगे और सिर्फ एक ये चार्ट देखोगे, आपको ये चार्ट एक सिंगल सा टेबल कहीं नहीं मिलने वाला, पर इससे आपके इतने सारे फंडामेंटल्स ऐसे शुरुआत में रिविजन करते समय ऐसे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको चीजें इंटरलेट करने में समझ में आएंगी. कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर शुरू में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है चीज़ों को दिमाग में फिट करने के लिए, पर वो शुरू का परिश्रम ऐसा होता है दोस्तों कि दिमाग इस तरह से आपका खुल जाएगा कि भाई पहली बार अपने को फुग्गे में हवा भरने में दिक्कत है, एक बार भर गया फिर तो वो लूज हो गया, फिर उसके बाद उसमें इतनी समस्या नहीं आती है, बस फूटना नहीं चाहिए, उसका ख्याल में रखूंगा. तो आप समझना, इंडेस कहता है कि यार ये बहुत ही पेचीदा मामला है,
जब आप कोई चीज खरीदते हो तो किस पे रिकॉर्ड करो? तो अगर आपने कोई मशीन खरीदी है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। आपने कोई बिजनेस खरीदा है तो सारी चीजें फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, और जो पैसा आपने दिया और फेयर वैल्यू ऑफ असेट लाइबिलिटीज, डिफरेंस को गुडविल या कैपिटल रिजर्व मान। ईयर एंड पे आओ, ईयर एंड पे अपनी मशीन को किस पे रिकॉर्ड करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को किस पे रिकॉर्ड करें, गुडविल या इंटेंजिबल असेट्स को किस पे रिकॉर्ड करें। इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है शेयर डिवेंचर में हो, रियल एस्टेट में, किस पे रिकॉर्ड करो। तो इंडिया इस तरह से सारे के सारे स्टैंडर्ड में बताता है शुरू में किस पे रिकॉर्ड करना, मेजरमेंट डेट यानी रिपोर्टिंग डेट पे किस पे रिकॉर्ड करना, और जब बेचोगे तो कैसे अकाउंटिंग करना। तो हर इंडेस में यू विल बेसिकली टॉक अबाउट इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड डी रिकॉग्निशन। डीआर इज डी रिकॉग्निशन, एसएम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, आईआर इनिशियल रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन नॉर्मली आसान होता है क्योंकि आपने जितने पे बेचा है आप उसे बुक्स में लाओगे और जो असेट का कैरिंग अमाउंट है उसे ले जाओगे। वहां सिर्फ सवाल ये होता है कि प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाए। तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप देखो, एक समरी सिर्फ आपको याद नहीं करना है इसको, ये सब स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, पर मैंने एक समरी दी है बताने के लिए कि इंडेस में फेयर वैल्यू कितनी जगह यूज होती है। इंडेस बोलता है अगर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसे हमेशा फेयर वैल्यू पे मेजर करो। कब? ईयर एंड पे। और जैसे ही फेयर वैल्यू पे मेजर करने की बात आई तो ऐसा नहीं है सिर्फ गेन आए लॉस ही आएगा, गेन भी आ सकता है। एज क्या बोलता था? करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच इज लेस, लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट अनलेस परमानेंट डिक्लाइन। ये बोलता है हमेशा फेयर वैल्यू। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसकी अकाउंटिंग कैसे होएगी वो हम स्टैंडर्ड में आपको बढ़िया बताएंगे ना। हो सकता है कि हम इसकी अकाउंटिंग में गेन और लॉस पीओरएल में ले जाएं, हो सकता है ओसीआई में ले जाएं। ओसीआई में भी दो होते हैं, आर और एनआर। ये दोनों में क्या फर्क होता है ये अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, कल ही आ जाए। गुडविल, गुडविल में हम कभी भी फेयर वैल्यूएशन नहीं करने देंगे, नहीं तो इससे क्या होगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में आना शुरू हो जाएगी। तो गुडविल विल ऑलवेज बी कैरीड एट कॉस्ट। सिर्फ इंपेयरमेंट हो सकता है, राइट ऑफ हो सकती है अगर कंपनी की गुडविल खराब हो तो। दूसरे इंटेंजिबल असेट अदर देन गुडविल, जैसे ब्रांड है या लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइसेंस है, उसको आप चाहो तो कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हो। जहां जहां पे और दिया गया है वहां वहां पे इट इज अ अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस। तो कई जगह कई सारे इंडेस में आपको बोला गया है, जैसे आपने भी देखा होगा AS10 पीपी में लिखा रहता है फिक्स एसेट्स को आप या तो कॉस्ट पे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे वैल्यू कर सकते हो। जब खरीदो तो कॉस्ट पे करना, बट ईयर एंड पे चाहो तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू यानी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी वैसा ही है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का इंडेस जो है और एज जो है वो सेम है, सिर्फ उसमें दो डिफरेंस हैं जो बहुत ही माइनर्स हैं। तो कई जगह एज जैसा भी ऐसा नहीं है, कई जगह डिफरेंट भी है। तो ये एक समरी आपको सिर्फ इसलिए दी है ताकि आप एक चीज समझो, जब भी आप कोई स्टैंडर्ड पढ़ो ना तो दिमाग में एक चीज फिट करना कि अगर ये स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग है तो तीन चीजें स्टैंडर्ड में हमेशा फोकस करके पढ़ना। इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करने की बात की गई है, रिपोर्टिंग डेट पे किस पे रिकॉर्ड करने की बात की है, और जब सेल करेंगे तब क्या अकाउंटिंग है। ये तीन अगर आप समझोगे तो हर स्टैंडर्ड में अलग अलग होगा, सबके पीछे लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, पर फिर आपके एग्जाम में कभी भी खिचड़ी नहीं बनेगी किसी भी प्रकार की, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अच्छा ही है ऐसा। इनफैक्ट ऐसे लॉजिक्स अपन कवर करेंगे कि आपको ये पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई पूछेगा बिना टेबल के बारे में सोचे हुए आप लॉजिकली बता दोगे कि इसमें ये अलाउड है, इसमें ये अलाउड नहीं है, और ये इसके पीछे रीजन। भारत में एक चीज करी गई है और वो ये कि अगर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इमूवेबल लैंड और बिल्डिंग। ये मेरी फैक्ट्री बिल्डिंग या ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, वो है तो पीपी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इतना समझते हो आप, इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से किया तो उसे कॉस्ट पे ही मेजर किया जाता है। आईएफआरएस में वो लोग बोलते हैं कि आप इसमें कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज सॉरी जो दोनों में से कोई भी एक अप्रोच ले सकते हो, बट हमारे भारत में हम कॉस्ट ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फेयर वैल्यू रियल एस्टेट की कितनी भी समझ आप प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करो, ये निकालना बहुत ही मुश्किल है और इसमें मैनिपुलेशन बहुत हो सकते हैं, ऑडिटर के लिए चेक करना बहुत मुश्किल होगा, सब्जेक्टिव बहुत है। तो कुछ कुछ जगह अपन ने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया आईएफआरएस के ऊपर, और आईएफआरएस ने जहां बोला है कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों में से कोई भी एक अप्रोच, इंडिया में हमने बोला है नहीं, ओनली कॉस्ट अप्रोच। चलो, इस लॉजिक से अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, समझ में आएगा कि आपने आज का लेक्चर कितने ध्यान से सुना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर IFRS कैन बी measured at cost or fair value
on subsequent or reporting date, but not in Ind AS which requires measurement at cost. This is a carve-in, carve-out, can't say, और नहीं बताएंगे. Let's see what you guys have to say. GDPD वाले हमारे बच्चे प्लीज देखिए और मन में ट्राई करिए. क्वेश्चन आपके सामने. सर ये आप ये बता रहे हो यहाँ पे ये चार्ट्स हमारी किताब में नहीं रहेगी. एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये मेरी 10वीं बैच है, न्यू कोर्स FR की, ओल्ड कोर्स की न जाने कितनी. तो एग्जैक्टली नो कि आपको कॉपी में क्या चीज़ें चाहिए जो बाद में रेफरेंस के लिए काम आएगी. वो सारी चीज़ें आपकी ब्रह्मास्त्र में. इसके अलावा सिर्फ एग्जाम्पल और क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन कॉपी में चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. ये सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा अपने आप को तैयार करने के हिसाब से उद्देश्य से पढ़ रहे हो. रही बात ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अपन डिस्कस करते हैं. आपको ड्रोन चार्ट में लिखा हुआ भी मिलेगा. तो ये भी मत सोचना कि यार सर लिखा नहीं रहे तो ये सब कैसे होएगा, भूल जाऊंगा ये तो सब मैं बाद में. प्लीज समझो अभी मेरा उद्देश्य क्या है. चलिए, तो कौन से वाले भाई साहब भी हैं कोई, कौन है वो? नाम दिखता है मुझे, सोच सोच के जवाब देना. सर नहीं, गलती से प्रेस हो गया था. तो ठीक है, चलो. तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इट इज अ कार्विन. क्यों कार्विन है? IFRS ने 2 ऑप्शन दिए, मैंने उन दोनों में से एक ऑप्शन अलाउ किया, तो मैं IFRS के दायरे में ही हूं, मैं उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं उससे अलग हूं, लेकिन मैं उसके दायरे से बाहर नहीं. कार्विन और कार्व-आउट का एक और बार मतलब समझ लो, और इसमें बच्चों को कई बार समझने में दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने ये सवाल भी ले लिया. अभी बेसिक फंडामेंटल क्या है? जब भी IFRS आपको ऑप्शन देता है ये या वो आपकी इच्छा अनुसार, और इंड AS बोलता है ये ही वो नहीं, तो IFRS का वायलेशन नहीं है, इसलिए ये कार्विन. कार्व आउट क्या होता है? जब अपन IFRS ने जो ऑप्शन दिए हैं उसके बियॉन्ड कोई तीसरा ऑप्शन दे. तो अगर IFRS बोलता है कि आप इसे कॉस्ट या फेयर वैल्यू दोनों में से कोई भी एक अप्रोच लेके फॉलो कर सकते हो, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लेस अप्रोच लो, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है. वो बोल रहा है या तो कॉस्ट पे चलने दो या फेयर वैल्यू पे चलने दो. हमने बोला कॉस्ट पे चलने दो, तो हम उसकी बात ही मान रहे, पर हम बोलते हैं दोनों में जो कम है उस पर, तो ये फिर तीसरा ही अलग अप्रोच हो गई, तब जाके इसे कार्व आउट. ठीक है, कार्व आउट के क्वेश्चंस FR में नहीं आते, बट ऐसे ही क्वेश्चन अपना डिस्कस हुआ था आज इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने पूछ लिया. अच्छा भी हुआ, देखो कईयों के कंसेप्ट इसमें क्लियर भी हुए होंगे. और मेरा ये मानना है दोस्तों कि अपन कोई भी चीज़ कितनी बार भी पढ़ लो, बट खूब सारी प्रैक्टिस लगती है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना होता है, तब जाके अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, थोड़ी फाइन ट्यून होती है. तो आज का ये जो मेरा डिस्कशन था, पॉइंट नंबर 2, इसमें मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि इंड AS में बहुत सारी जगह क्या आने वाला है, फेयर वैल्यू. और ये जो एग्जाम्पल लिया है, कल अपन इसका एक फुल फ्लेजेड एग्जाम्पल लेंगे. शेड्यूल 3 में इसके 3 एग्जाम्पल्स और लेंगे, और उसके बाद में फिर मैं बोलूँगा कि अब मेरी तरफ से डिस्कशन कंप्लीट हुआ है, फिर आपके कोई डाउट्स नहीं तो आप पूछ लीजिएगा. ठीक है, टुमारो व्हेन वी स्टार्ट विद आवर डिस्कशन वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टडी द, अभी फेयर वैल्यू का भी डिस्कशन बाकी है. फेयर वैल्यू इंड AS 113 में क्या डिफाइन की गई है, जब चॉइस दी जाती है तो चॉइस कैसे सिलेक्ट करना है, इज इट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ऐसी कई सारी बातें, प्लस कुछ एग्जाम्पल कहाँ पे कौन कौन सी फेयर वैल्यूज यूज की जाती है और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है. एंड देन वी विल टॉक अबाउट रिस्टेटमेंट एंड रिक्लासिफिकेशन. ये सब इंड AS में होता है, ऐसा कुछ भी AS में नहीं होता. वो करके फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. आई थिंक कल अपना ये वाला जो फंडामेंटल्स वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होगा, और शेड्यूल 3 का कल अपन इंट्रोडक्शन ले पाएंगे. ठीक है, इसी के साथ अपनी बैच यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, एंड लेट्स कॉल इट अ डे. एक बात आपको और बता दूं, डेली क्लास के बाद आपके साथ कुछ MCQ शेयर किए जाएंगे. तो आज तो अपन ने सिर्फ फंडामेंटल्स डिस्कस किए, तो आज भी करूंगा, बट कुछ खास नहीं होंगे. ये सब आपको ऐप के अंदर ही मिलेंगे. अलग से एक MCQ का सेक्शन होगा, वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड दीज पर्टिकुलर MCQs आर जस्ट बेसिकली टू फाइन ट्यून योर नॉलेज. एग्जाम में MCQs नहीं आते हैं, आई नो दैट, यू नो दैट, बट दिस इज टू फाइन ट्यून योर नॉलेज. आपको कहीं लूज एंड्स रहेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, आंसर पढ़ के समझ में आ जाएगा. इनमें सब में करेक्ट आंसर्स भी मिलेंगे आपको, कहीं एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो वो भी होगा.
तो आप डेली क्लास के बाद क्या करें, जो पढ़ा है एक बार उसको ब्रह्मास्त्र से रिवाइज करें, होमवर्क में कोई क्वेश्चन दिए हैं तो एक बार उनको सॉल्व करें, और एमसीक्यू सारे रोज के रोज प्रैक्टिस करें। मान के चलना कि शुरू के 2-3 दिन छोड़ दें, उसके बाद रोजाना आपको क्लास के बाद 1 घंटा एफआर को देना चाहिए, जिसमें 15-20 मिनट एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, 15-20 मिनट आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन, और उसके अलावा होमवर्क। होमवर्क किसी दिन नहीं भी हो सकता है, किसी दिन आधी घंटे का हो सकता है, किसी दिन 2 घंटे का हो सकता है। एवरेज आउट करके आपको आधी घंटा रोज होमवर्क के लिए देना पड़ेगा। क्लास का हमारा टाइम 10-15 तक का रहेगा। आज शुरू में 5-7 मिनट हम थोड़ा सा रुके थे क्योंकि सब यूजर्स लाइव आ रहे थे और बीच में ब्रेक में भी वो चीज़ थोड़ी सी मैनेज कर रही थी, इसलिए आज 10 मिनट थोड़ा अपना ओवरशूट हो गया। अदरवाइज आवर क्लास वुड गो टू 10:50। थैंक यू।